फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन प्रश्नों को लिया है वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, TRE 1 और TRE 2 को देख करके हमने इन सभी प्रश्नों को लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यह हमारा विज्ञान का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें लगाए हैं वीडियो को, आप देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे जो जंतु होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं तो उनको क्या कहते हैं। मांसाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं कि उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, एक प्रकार से यह जो है कि आपका साइंस में EVS का प्रश्न है, पर्यावरण का प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। तो यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि टीकाकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जोनास ई साल्क के द्वारा की गई, कि पॉल मूलर के द्वारा की गई, कि डी रॉबर्ट फ्रास्टो के द्वारा की गई, कि डी एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें जो टीकाकरण की शुरुआत है यह आपका किया गया था डी एडवर्ड जेनर के। जी हाँ दोस्तों, सी वाला यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ वाला जो है सी एडवर्ड जेनर ने जो है टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। नारियल का तेल हो सकता है, जैतून का तेल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कि सरसों का तेल हो सकता है। तो इसमें पूछा गया आपका कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। तो देखिए, अगर हम घोलक की बात करें तो वह आपका हो सकता है केरोसिन का तेल। जी हाँ दोस्तों, केरोसिन का तेल हो सकता है घोलक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर जो है कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है तो वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं, तो इसलिए हमको वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक सूचना सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलाने की क्षमता नहीं होती है क्या कहलाता है। संतृप्त घोल कहलाता है, असंतृप्त घोल कहलाता है, हल्का घोल कहलाता है, कि उपरोक्त सभी कहलाता है। तो फ्रेंड देखिए, कोई ऐसा घोल है जिसमें कि हम कोई और मात्रा नहीं घुला सकते तो उसको हम लोग संतृप्त घोल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गिलास है, इसमें आप पानी ले लिए और पानी में आप जब चीनी डालेंगे तो वह चीनी घुल जाएगी। लेकिन अगर आप चीनी और डालते गए तो एक समय ऐसा आएगा जब चीनी नहीं घुल पाएगी। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि जब चीनी नहीं घुलती है तो उसको हम लोग संतृप्त घोल कहते हैं। तो वही पूछा गया है कि कोई ऐसा घोल है अगर उसमें हम लोग कोई और पदार्थ डाल रहे हैं, वह नहीं घुल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको संतृप्त घोल कहेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना के रूप में जाना जाता है। तो सफ़ेद सोना के रूप में किसको जानते हैं। तो सफ़ेद सोना के रूप में अगर हम लोग बात करें तो जूट को जानते हैं, कि रेशम को जानते हैं, कपास को जानते हैं, कि बांस को जानते हैं। तो देखिए, अगर सफ़ेद सोना की बात करें तो हम लोग कपास को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। और कपास किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगता है। तो कपास जो है वह आपका काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगता है। तो इसको आप याद रखिएगा, काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ जहाँ पर आपका काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ वहाँ पर कपास आपका उगेगा। तो एक प्रश्न यह भी आपका तैयार हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि धारा रेखीय शरीर किसका होता है। घोड़े का होता है, भालू का होता है, मछली का होता है, कि मेढक का होता है। तो
तो देखिए अगर हम इसमें बात करें धारा रेखीय शरीर के बारे में, तो धारा रेखीय जो शरीर होता है वह आपका मछली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि घोड़ा तो तैरता नहीं पानी से, उसका मतलब ही नहीं है। भालू का भी पानी से मतलब नहीं है। और धारा जो बनती है वह आपका पानी में बनती है। तो पानी में मेढक और मछली रहते हैं, तो उसमें से जो धारा रेखीय शरीर होता है वह मछली का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि डॉल्फिन किस अंग से श्वास लेती है? नासाद्वार से, गिल से, त्वचा से कि कोई नहीं? तो देखिए जो डॉल्फिन आपका श्वास लेती है या आपका नासाद्वार से लेती है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अजैव घटक जो जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, तो ऐसा कौन सा अजैव घटक है जो जीवों के लिए आवश्यक होता है? वायु होता है, जल है, प्रकाश है कि उपरोक्त सभी? तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो जीवित घटक हैं उनके लिए जो है कि आपका वायु भी चाहिए, जल भी हमको चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उससे जो है कि जो हम लोगों को मिलता है हम लोग खा करके उससे जीवन यापन करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊंट निम्न परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है। तो ऊंट किस परिवेश में पाया जाता है? जलीय परिवेश में, पर्वतीय प्रवेश में, मरुस्थलीय प्रवेश में कि उपरोक्त सभी में? तो देखिए ऊंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऊंट जो आपका पाया जाता है यह मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि राजस्थान में जो है कि ऊंट पाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और पुष्कर मेला भी आपका राजस्थान में ही लगता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन सा है? हिरण है, शेर है, घोड़ा है कि ऊंट है? तो देखिए घास स्थल या वनों का शक्तिशाली अगर हम बात करें तो वह आपका हिरण ही है। वह आपका हिरण नहीं, शेर होगा, वह आपका शेर ही है, क्योंकि शेर जो है कि हिरण को भी खा जाता है, वह किसी भी जानवर का शिकार कर देता है शेर। और शेर को जो है कि जंगल का राजा भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो है कि सही ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। अगर हमको श्वास लेने में कहाँ पर कठिनाई होती है? मैदानीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैदानी क्षेत्रों में तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बिहार के हैं तो आप भी मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप यूपी के हैं तब भी आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं पर अगर हम बात कर लें जलीय क्षेत्रों की, तो जलीय क्षेत्र कोई है तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में भी लोग रहते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में बहुत जगह रेगिस्तान पाया जाता है, तो वहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो ज़्यादातर जो दिक्कत होती है श्वास लेने में वह पर्वतीय क्षेत्र में होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे धरती से ऊंचाई बढ़ती जाती है, पर्वतों पर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और वहाँ पर हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जलीय आवास स्थल है। तो जलीय आवास स्थल किसका है? दलदल होता है, खारे पानी का झील होता है, समुद्र होता है कि उपरोक्त सभी होता है? तो देखिए अगर हम बात करें जलीय आवास स्थल की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह उपरोक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दलदल जो होता है वह पानी से ही बन जाता है। जैसे कहीं पर अगर पानी ज़्यादा दिन तक लगा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर जैसे ऊपर से कोई और मिट्टी डाल दिया गया, जैसे नीचे कोई और मिट्टी गीली मिट्टी थी और ऊपर से हम और मिट्टी डाल दिए, तो वह दलदली जगह बन जाता है। वहीं पर खारे पानी का झील भी आपका जलीय आवास स्थल है और समुद्र भी आपका जलीय आवास स्थल है। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यह आपका जो है कि आ गया आपके
फिजिक्स से क्वेश्चन जो आपका भौतिकी विज्ञान है कि SI पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है कि किलोमीटर होता है। तो देखिए अगर हम SI पद्धति में लंबाई का मात्रक माने तो वह मीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आवृत्त गति का उदाहरण है। तो आवृत्त गति का उदाहरण क्या है? झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति, बजने वाले तबलों के पृष्ठ की गति कि उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह झूला झूलते बच्चे की गति। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई बच्चा झूला झूल रहा है तो उसको हम लोग आवृत्त गति कहते हैं। और फ्रेंड्स बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं घूर्णन गति और जो है कि घूर्णन गति में कंफ्यूज हो जाते हैं कि घूर्णन गति किसको कहते हैं, या कभी कभी पूछ लेता है कि परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति किसको कहते हैं। तो देखिए अगर परिभ्रमण गति पूछ रहा है तो परिभ्रमण गति मतलब परिभ्रमण करना, और परिक्रमण में हो गया परिक्रमा जैसे किया जाता है तो उस तरह से गति करना, परिक्रमण गति हो गई। तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1 मीटर में होता है। तो 1 मीटर में क्या होता है? 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन यह दे दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका आसान ही है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर हो जाएगा? 1000 मीटर के आपके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। उड़ती चिड़िया, चींटी की गति, घड़ी की घड़ी की सुई। तो देखिए इसमें से अगर हम सही आंसर की बात करें तो इनमें से किसकी जो है कि गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा गतिशील नहीं है। तो देखिए चिड़िया उड़ रही तो वह भी गतिशील है, चींटी चल रही तो वह भी गतिशील है, वहीं पर घड़ी की सुई जो है वह गतिशील है, लेकिन घड़ी जो है वह गतिशील नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग सोचेंगे कि घड़ी तो चलती रहती है तो इसलिए घड़ी वाले ऑप्शन पर मार देते हैं, लेकिन घड़ी तो स्थिर रहती है लेकिन उसकी सुई चलती रहती है। तो इसलिए यह वाला थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बल्ब के आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब कौन बनाया था? जेम्स वाट ने, ग्राहम बेल ने, जहांगीर भाभा ने कि थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो देखिए अगर हम बल्ब के बारे में बात करें तो वह बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। जी हाँ दोस्तों, 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हवा है। हवा क्या है आपका? बिजली का चालक है, बिजली का कुचालक है, कभी चालक कभी कुचालक है कि उपयुक्त में से सभी। तो देखिए अगर हम बात करें हवा के बारे में तो हवा जो है कि बिजली का क्या है? कुचालक होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हवा बिजली का चालक होती तो क्या होता कि जैसे अभी हवा हमारे आसपास है और बिजली आती तो हमको बिजली का झटका लग जाता, लेकिन हवा जो है कि हवा बिजली का कुचालक होता है, इसलिए हमको झटका जो है नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि छाया दिखाई दे सकती है दीवार पर, पर्दे पर, जमीन पर कि उपरोक्त सभी। तो देखिए छाया जो बनती है वह कहीं पर भी आप देख सकते हैं, दीवार पर भी, पर्दे पर भी, जमीन पर भी। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। तो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण क्या है? लकड़ी है, कागज है, स्टील है कि कांच का टुकड़ा है। तो देखिए अगर हम पारदर्शी का पदार्थ का बात करें तो कांच के टुकड़े से आप देख सकते हैं, वहीं पर लकड़ी जो हो गया वह तो अपारदर्शी है। कागज भी जो है कि आपका थोड़ा बहुत दिखता है उधर, बाकी नहीं दिखता। स्टील भी आपका अपारदर्शी है, तो इसको आप देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। तो अगर कोई वस्तु है उसको देखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश चाहिए, वस्तु एवं वस्तु से टकराकर आंखों तक पड़ने वाली प्रकाश किरण चाहिए कि यही सही सलामत आंख चाहिए कि उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। उसका जो हो जाएगा सही। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लाइट चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। दूसरी चीज़
जो आप लाइट जला रहे हैं उससे जो प्रकाश जा रहा है वह टकरा करके वस्तु का आपके आंखों पर पड़ना चाहिए, अन्यथा आप नहीं देख पाएंगे उसको। और तीसरी चीज, आपकी आंख भी सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है तथा वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, छाया कहते हैं, प्रतिछाया कहते हैं कि उपरोक्त सभी कहते हैं। तो देखिए, जब ऐसा होता है कि जब किसी पदार्थ का वस्तु को प्रकाश हम डालते हैं तो वह वस्तु दूसरी ओर प्रकाश उसके नहीं जा पाता है, तो उसकी तरह ही आकृति बन जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी छाया बन गई, तो उसको हम लोग छाया बोलते हैं। जैसे देखिए, आप दिन में देखे होंगे कि जैसे सूरज होता है तो सूरज जिधर साइड में जाएगा उसके विपरीत में आपके घर की छाया बनती है, तो उसी को जो है कि हम लोग छाया बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? लोहा का, पीतल का, टंगस्टन का कि स्टील का? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए बल्ब की कुंडली पूछा गया है। स्पेशली जो ऐसे बल्ब आपका पहले आता था तो उसमें क्या लगा रहता था? ऐसे जो है कि यह जो लगा रहता था, जो जलता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यह बना रहता था टंगस्टन का। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टंगस्टन से वह बना रहता था। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप आंसर कमेंट में बताइएगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? जी हाँ दोस्तों, ठोस में ज़्यादा होती है कि द्रव में ज़्यादा होती है कि गैस में ज़्यादा होती है? 2 क्वेश्चन बाद इसका डिस्कशन करेंगे, तब तक आप सोच करके अगर आपको आ रहा है आंसर तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वस्तुओं में बिजली का चालन है, बिजली का चालक कौन है? लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक है कि लोहा है? तो देखिए, अगर हम इसमें से बात करें कि जो बिजली का चालक होता है तो वह क्या है? आपका लोहा ही है, क्योंकि लकड़ी में तो चालन होता नहीं है, कागज में भी नहीं होता, प्लास्टिक में भी नहीं होता। तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि चूना जल में फेंकने पर इसका दुधिया रंग में बदल जाना किस गैस के कारण होता है? तो जैसे अगर कोई चूना जल है, इस पर जो है कि क्या फेंका जाए कि यह दुधिया रंग में बदल जाएगा? ऑक्सीजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कि क्लोरीन के कारण? तो देखिए, वह जो बनता है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे चूना है उसको अगर रखा गया है पानी में तो वह अच्छे से नहीं घुलेगा, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला दिया जाए तो वह तुरंत जो है कि पानी को दुधिया कर देता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह जो आपका चूना वाला था, क्योंकि यह पूछा गया आपकी परीक्षा में। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायु एक मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, जलवाष्प का, धूल कण का कि उपरोक्त सभी का? तो देखिए, अगर हम बात करें, वायु जो मिश्रण होता है आपका, यह गैसों का मिश्रण होता है। जी हाँ दोस्तों, वायु में आप जानते हैं कि बहुत से गैस भी पाए जाते हैं। फिलहाल इसमें जो है कि आप चाहें तो ऑप्शन नंबर डी भी मार सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि धूल कण भी पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। फिलहाल अगर हम ओरिजिनल आंसर की बात करें, जो कि आपके बुक में दिया गया हुआ गैस दिया गया है, क्योंकि वायु में जो आपकी गैसें पाई जाती हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसके अलावा बहुत सी जो है कि गैसें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन ही होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। तो इसलिए गैसों का मिश्रण आप मान सकते हैं, वायु जो है वह गैसों का मिश्रण है। तो यह ऑप्शन आप मत करिएगा, गैसों का मिश्रण कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय कौन सा गैस सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कि ऑर्गन का? तो देखिए, जो पर्वतारोही रहते हैं वह अपने साथ जो सिलेंडर ले जाते हैं वह ऑक्सीजन का ले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, पर्वतों पर चढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल घटते जाता है, ऑक्सीजन कमी होने लगती है, तो इसलिए वह ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं जिससे कि वह सांस को ले सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हमने एक से आप सवाल आपसे पूछा था कि ध्वनि की चाल किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो ध्वनि की चाल जो है वह
ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, इसको आप याद रखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा आपकी निर्वात में होती है, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई किस गैस का उपयोग करते हैं। तो जो जीव पानी में रहते हैं वह किस गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कि ऑर्गन का। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो जो जीव जल में रहते हैं वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग जो है कि करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव होता है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा संभव होता है, कि नाइट्रोजन द्वारा संभव होता है, कि आर्गन द्वारा संभव होता है, कि ऑक्सीजन द्वारा संभव होता है। तो मोमबत्ती का जो जलना संभव होता है यह आपका होता है ऑक्सीजन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो मोमबत्ती नहीं जलेगी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आपके पास अगर कांच का ग्लास हो तो आप एक मोमबत्ती छोटी सी जलाइए और उसके बाद उसको उल्टा करके कांच के ग्लास को रख दीजिए, उससे ढक दीजिए, और जब आप उसको ढकेंगे तो देखेंगे कि जो ग्लास में आपके ऑक्सीजन रहेगा तब तक तो मोमबत्ती जलेगी, लेकिन जब उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वह मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह आज के 30 क्वेश्चन थे जो कि साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका TRE 1 और TRE 2 का पेपर हुआ है उसमें भी इसी तरह से प्रश्न आए थे आपके, तो उसी के आधार पर हमने यह प्रश्न लाया है। और दोस्तों हम विज्ञान का पूरा सीरीज चला रहे हैं, तो हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, यह पार्ट 2 है। तो इसके बाद हम पार्ट 3 पार्ट 4 करके 6-7 वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपके साइंस के सभी टॉपिक को कवर कर देंगे। तो अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं करेंगे कि सर जो है कि इसमें जो जंतु विज्ञान का है उससे कुछ नहीं है, तो हम आगे की वीडियो में उसको भी पूरा कवर करेंगे कि जो है कि जो आपको रोग वगैरह होता है, विटामिन वगैरह है, तो यह सब भी आपके हार्मोन्स वगैरह हैं, यह सब भी कवर करेंगे। तो आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चाहिए, वहाँ पर आपको जो है कि इसका PDF मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके सीधा चले जाइए और उसको भी हमको वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट रहता है, कोई भी नोटिफिकेशन रहता है, सबसे पहले वहाँ पर हम बताते हैं, तो इसलिए हमको वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।